अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। शहबाज सिरी परवाज से जलता है ज़माना, याद है ना आपको? वो इनकलाब के नारे, वो हबीब जालिब की नज़म मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और माइक गिरा कर लहक लहक कर पढ़ने वाले शहबाज शरीफ, जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं और कुछ देर पहले तक पीएसी के चेयरमैन के तौर पर भी जाने जाते थे, लेकिन उसे रहने दीजिए। ये तो वो ओहदा है कि जिस पर साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने हुकूमत को धमकियां लगा दी। पीपल्स पार्टी नून लीग यकजान दो कालिब हो गई, सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई, लेकिन बकौल साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ऑपोजिशन लीडर तो ये ओहदा रखना ही नहीं चाहते थे, तो फिर इसे रहने दीजिए। हाँ, लोग ये ज़रूर सोच रहे थे कि तिब्बी मुआयने के लिए जाने वाले शहबाज शरीफ लंदन की सड़कों पर क्या ढूंढ रहे थे, दुकानों में क्यों झांक रहे थे। मुझे पता चल गया है। शहबाज शरीफ मार्क्स एंड स्पेंसर्स के बंद दरवाजों के पीछे वो इनकलाब का फॉर्मूला तलाश कर रहे थे जो उन्हें लाहौर की गलियों से लंदन की सड़कों तक ले गया। 2 बार के मुसलसल वजीर आला, नून लीग के मौजूदा सदर और अब तक के ऑपोजिशन लीडर को इनकलाब का वो फॉर्मूला मुल्क के अंदर और जेल के अंदर रहते हुए तो नहीं मिला। अब मुल्क से बाहर लंदन की गलियों, कूचों, सड़कों, बाजारों में ढूंढते फिर रहे हैं, और जब तक वो इनकलाब शहबाज शरीफ को नहीं मिल जाता, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उनका क़याम वहीं होगा। और हालात ऐसा बता रहे हैं कि छोटे मियाँ को इनकलाब की तलाश में बड़े मियाँ की ज़रूरत दरकार होगी। नवाज शरीफ भी कुछ दिनों में इनकलाब की तलाश में शायद लंदन की सड़कें छानते हुए दिखाई देंगे, और कोई बईद नहीं कि वफाक के बाद पंजाब को भी चेयरमैन पीएसी की तब्दीली की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हमजा शहबाज कैसे वालिद को इतने अहम काम में तनहा छोड़ सकते हैं। पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। इधर उनसे चला नहीं जाता, उनकी कमर में दर्द होता है, और लंदन में वो जनाब अली आप देखें बूढ़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं इमरान खान ने जुल्म कर दिया है। ये नहीं हो सकता कि हम आप इत्तेसाब से पीछे हट जाए, ये नहीं होगा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान बड़ा कम है, और वो बाहर चले गए हैं और अब अरबों रुपया लेके वो बाहर बैठे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब की वापसी का जो है वो मेडिकल चेकअप वापस आएंगे, उनकी बात की अहमियत है या जोकर की बात की अहमियत है? पे शाम को आके ऐसी शक्लें बना के कहते हैं जी तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, वो कर। इनको अब पता है कि इन सब ने पकड़े जाना है। शहबाज शरीफ के लिए मुकाबला हो रहा है नियाज़ी साहब, जरूर शहबाज शरीफ भी आएगा और तुम्हें आईना दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब तुम्हारी करतूतें इतनी काली हैं कि लोगों को शहबाज शरीफ के काम याद आ रहे हैं। एकदम से पैंतरा बदला तो कायदे के खिलाफ लंदन की सजाओं में मौजूद है, लेकिन जो ये इत्तेसाब का नाम सुनते हैं कि बीमार हो जाते हैं। अगर मेरी बात गलत निकले तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स फॉर ऑल टाइम टू कम। अगर इनकी बात गलत निकले तो ये माफी मांगे और आइंदा इस तरह के झूठ ना बोले। इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका, मुल्क का पैसा वापस करो। नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। जी जनाब, शहबाज शरीफ लंदन चले गए और वापसी का टिकट कराने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि शायद हालात शहबाज शरीफ के लिए साजगार नहीं है। तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ खानदान के पसंदीदा, काबिल एतमाद और महफूज शहर लंदन जाने वाले शहबाज शरीफ की वापसी की अब तो लीगी रहनुमाओं को भी शायद कोई उम्मीद नहीं है। तब्दीली सरकार की तब्दीलियों और यू टर्न पर तनकीद करने वाले लीगी रहनुमा अब खुद भी यू टर्न ले रहे हैं और तब्दीलियों का सिलसिला भी जारी है। पीटीआई रहनुमा तो कई बार कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी मुश्किल है, लेकिन लीगी रहनुमा बज़िद हैं कि वो वापस आएंगे। लेकिन शायद अब लीगी रहनुमाओं को भी हकीकत का अंदाज़ा हो चला है। नून लीग ने शहबाज शरीफ की जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नया चेयरमैन लाने का फैसला किया है। राना तनवीर को नामजद भी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ये अहम फैसले हुए हैं। इजलास में ख्वाजा आसिफ को नून लीग का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो हुकूमत को कुछ अर्सा पहले खबरदार कर रहे थे कि शहबाज शरीफ को पीएसी के चेयरमैनशिप से हटाया गया तो फिर हालात बिगड़ेंगे। सारी पार्टियों ने मिलकर और मियां शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाया। अगर वो समझते हैं कि ये उनको हटाने से कोई उनको फ़ायदा हासिल होगा, कि ये सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। अरे ख्वाजा आसिफ साहब, हुकूमत तो क्या हटाती, खुद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को हटा दिया, क्या अब हालात नहीं बिगड़ेंगे?
हुकूमत से महाज़ाराई के बाद अपोजिशन ने बड़ी मुश्किल से पीएसी चेयरमैनशिप हासिल की थी और 4 महीने 10 दिन बाद ही तब्दीली का ऐलान भी हो गया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पीटीआई अरकान की अक्सरियत शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के हक में नहीं थी। सुनिए। क्योंकि खुदा ना खास शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बन जाए, ये नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी उनको बनाया जाएगा, वो हुकूमत का ऑडिट भी करेंगे। उसने ऑर्डर खुद जारी करेगा, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया। जो सबसे बड़ा चोर है वो इंतसाब करेगा। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को, उनके ऊपर 56 कंपनी के केसेस बने हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट हैं, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने। ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दिया। लेकिन आखिरकार हुकूमत को इस मामले पर अपोजिशन की बात मानना पड़ी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस इशू पर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी। शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनना अवाम से ज़्यादा खुद उनके मफाद में ज़्यादा अहम साबित हुआ है। जमानत पर रिहा होने के बाद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली का रास्ता ही भूल गए थे। बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर ख़जाना के पेश किए गए दूसरे मिनी बजट पर बहस का आगाज़ करने भी नहीं आए थे और उनकी जगह ये फरीज़ा अदा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। लेकिन अगर गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शहबाज शरीफ के मुकदमात और सियासी हालात को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि शायद जो भी कुछ हो रहा है ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दिए हैं, हुकूमत पर खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत से मिलने वाला चैम्बर भी इत्तेहादी रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या शहबाज शरीफ ने इन ओहदों को ज़ाती आसानी और सहूलत के लिए इस्तेमाल किया और मौका मिलने पर खुद लंदन में चले गए, और वो इत्तेहादी जो इस ओहदा मिलने के लिए और इस ओहदे के लिए हुकूमत को धमका भी रहे थे। खुर्शीद शाह साहब की बात मुझे याद है, वो कह रहे थे कि आप करके तो देखें, मुखालिफत करके तो देखें। तो अब वो तमाम इत्तेहादी क्या उनको एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया? उस्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर हसन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले उस्मान खान, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा तफसील जाननी है। 22 दिसंबर से लेकर 2 मई तक ये ओहदा रहा अपोजिशन लीडर के पास, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। उनका किरदार क्या रहा है? ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे प्रोडक्शन ऑर्डर तो आते रहे, किरदार क्या अदा किया उन्होंने? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है जो कि आज देखने को मिली है, और जो शहबाज शरीफ के बारे में चेयरमैन पीएसी के लिए जिस किस्म के दर्द हो रहा था उनकी ताज़ी जमातों को, आज वही कह रहे हैं कि कारकर्दगी ठीक नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इजलास नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तजवीज़ आई कि बेहतर होगा कि सब बदल दिया जाए। उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ को जो है वो आज तब्दील कर दिया गया है। जो जब तक केस नहीं थे उस वक्त तक हम देख रहे थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास जो है वो 3-4 इजलासों में उन्होंने खुद चेयर भी किया, और उसके बाद जैसे ही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल की हवा खानी पड़ी, तो हमने ये भी देखा कि पूरे महीने का शेड्यूल जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने अपने हाथों से तैयार किया, और उसमें सिर्फ हफ्ते और इतवार की जो सरकारी छुट्टी थी वो उसमें ऑफ था। उसके अलावा पूरे महीने जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया था, जिसके ऊपर काफी तनकीद हुई, और इस तनकीद के बाद जो है वो सारे का सारा शेड्यूल जो है शहबाज शरीफ को वापस लेना पड़ा। और उसके वो दिन है और आज का दिन है, हम देख रहे हैं कि ना तो शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नजर आए हैं, ना ही कोई इजलास बुलाया गया है। और आज जो खबर सुनने को मिली है कि अब उन्होंने इस सारे मामले से जान छुड़वा ली है। जान छुड़वाने का मकसद यही समझ आ रही है कि वो जेल में नहीं रहना चाहते थे, और जैसे ही यहाँ से अब वो रिहा हुए और उसके बाद वो बरतानिया चले गए हैं, तो यहाँ पर काफी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून के जो खुद चेयरमैन है राजा जफरुल्लाह, उनसे मेरी जाती हैसियत में जो बात हुई, उनका ये कहना था कि ये उनको पहले ही कर लेना चाहिए था, खुद उनको बनना ही नहीं चाहिए था अगर ये करना था। तो अब अपनी ही सफों में अपनी ही जमात से इस किस्म की आवाजें उठ रही हैं, एक मजाक की सी कैफियत है। और खुर्शीद उस्मान खान, जो जितनी बातें आप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा अजीब हैं। सबसे पहले आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ दी गई है इस बात की, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो तो बनना ही नहीं चाहते थे, ये पार्टी के अंदर से तजवीज़ आई थी। और अब आप बता रहे हैं जो नून लीग की अपनी सफ़ों में ये कहा जा रहा है कि उनको पहले ही चले जाना चाहिए था, ये ओहदा उन्हें पहले ही नहीं रखना चाहिए था। अजीब खिचड़ी पकी हुई है। उस्मा बुखारी साहिबा, आपसे मैं बात करती हूँ, मुझे ये बताइए जो इस वक्त हालात और माहौल लग रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नया चेयरमैन ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर, इन तब्दीलियों की वजह क्या है? शहबाज शरीफ वापस नहीं आ रहे हैं, तय हो गया है ये?
हाँ जी, शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से ये प्रोडिक्शंस और नतीजे निकालने से पहले आप हमारी गुजारिशात भी सुन लें। पहली तो गुजारिश मेरी आपसे ये है कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना तमाम अपोजिशन का ज्वाइंटली फैसला था और हमारा जो पार्लियामेंट्री कोर ग्रुप है उसका फैसला था। और हुकूमत जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक ये हुए थी कि जिनके ऊपर मुकदमात हैं और इसलिए इनको नहीं बनना चाहिए, तो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड था जो तमाम अपोजिशन पार्टीज ने लिया कि अगर इंक्वायरीज के ऊपर जो है वो अगर ये ओहदा जो प्रिंसिपली अपोजिशन लीडर को मिलता है, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और अगर ये फैसला इस तरह से है कि इंक्वायरी जो है उसके ऊपर जो है वो नहीं होगा, तो फिर वज़ीर आज़म के साहब के ऊपर भी, खुद के ऊपर इंक्वायरियां हैं, उनके वज़रा किराम पे भी इंक्वायरियां हैं। तो ये प्रिंसिपल डिसीजन था जो हमने लिया। अब मुझे हैरत यह है कि आप लोग खुद ही एक तरफ तनकीद किया करते हैं कि जी सारे ओहदे अपने पास रख लेते हैं, किसी को ओहदा नहीं देते, और अब हमने मौसर और मजबूत ऑपोजिशन करने के लिए, क्योंकि वो ऑपोजिशन लीडर अभी तक मौजूद है और बिल्कुल बहुत जल्द वापस आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो आपने खुद ही ड्रॉ कर लिया एक रिजल्ट की, वो वापस नहीं आ रहे, वो बिल्कुल वापस आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उनकी मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स जो हैं उनके अंदर भी बड़ा क्लियरली आया था कि उनको वो दोबारा कैंसर की अलामात जाहिर हो रही हैं। तो वो अपने इलाज के बाद फौरी तौर पर यकीनन वापस आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम एक मजबूत और मौसर ऑपोजिशन के लिए मुख्तलिफ पौधों को जो है वो मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं को जो है वो दिए गए हैं, ताकि एक कलेक्टिव और एक मजबूत ऑपोजिशन जो है वो हम कर सकें। उज़्मा साहिबा, आपने कहा कि मजबूत और मौसर ऑपोजिशन कर सकें, तो जिस वक्त ये फैसला हो रहा था, जिस वक्त तमाम लोग ये उसूली फैसला कर रहे थे और ये तजवीज़ दे रहे थे, तो उस वक्त क्या मौसर और मजबूत ऑपोजिशन नहीं हो रही थी? नहीं, मेरा ख्याल है मैं दोबारा अपने जवाब को रिफ्रेश करती हूँ जो आपको समझ में नहीं आ सका शायद। मैंने गुजारिश ये की कि प्रिंसिपल डिसीजन यही था कि ऑपोजिशन लीडर का ये हक होता है कि उसको पीएससी का चेयरमैन बनाया जाए, और हुकूमत बदनीयती का मुजाहरा कर रही थी और एक शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो एक स्टैंड उन्होंने शुरू किया था, उसके ऊपर जो है वो ये प्रिंसिपल डिसीजन तमाम अपोजिशन ने लिया था कि अपोजिशन लीडर का हक है कि उनको ये ओहदा मिले। अब हमने ये तमाम जो हमारी इत्तेहादी पार्टियां हैं, अपोजिशन की जो तमाम पार्टियां, उन सबको इत्तेमाद में लिया गया है। और उनकी चूंकि तबीयत भी दुरुस्त नहीं है शहबाज शरीफ साहब की, और चूंकि वो इस वक्त पार्टी के सदर भी हैं और आने वाले दिनों में शायद और जो है वो बढ़ जाएंगे उनकी सियासी मसरूफियात, तो इसलिए हमने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां देने के बारे में फैसला किया है। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा। मैं पूछती हूँ आपकी जानिब दोबारा आती हूँ उज़्मा साहिबा, लेकिन आमिर हसन साहब जैसे कि बात करेंगे, उज़्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं एतमाद में लिया गया है। पीपल्स पार्टी ने तो बड़े जतन किए थे, शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनवाया था। नून लीग पीपल्स पार्टी को इस तब्दीली पर एतमाद में लिया गया है। देखिए, एक बात होती है एतमाद में लेना और एक होता है फैसले की इत्तला देना। मैं समझता हूँ कि ये PMLN का राइट है, क्योंकि वो अक्सरियती अपोजिशन पार्टी हैं और क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उन्हीं का मेंबर होगा, और एक असूली तौर पे फैसला था हमारे दरमियान और PMLN के दरमियान कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वही PSC का चेयरमैन होगा, जिसके लिए हमने स्टांस लिया। और इसके बावजूद कि शायद हम कहीं ना कहीं समझते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर का रोल निभाने का उनके पास कोई तजर्बा नहीं रहा है। पहले भी एक दफ़ा मियाँ मंजूर भट्टू जब वज़ीर आला पंजाब थे तो मियाँ शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, लेकिन वो उस वक्त भी बाहर चले गए, लंदन तकरीबन 3 साल बाहर रहे, और इस वक्त इनकी पार्टी की तरफ से चौधरी परवेज़ लाई ने ज़्यादा रोल प्ले किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन का। तो इस दफ़ा भी हम समझते थे कि क्योंकि मियाँ साहब का मिजाज ज़्यादातर हुकूमत के अंदर है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, अपोजिशन का मिजाज एक मुख्तलिफ मिजाज है। मियाँ नवाज़ शरीफ की सलाहियत रही है कि वो अपोजिशन में रोल प्ले करते हैं, एग्रेसिव स्टांस भी लेते हैं और बाहर भी निकलते हैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की जितना भी आप देखेंगे साबका सियासी ज़िंदगी, उसके अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल ना तो उन्होंने पंजाब में अदा किया और ना ओवरऑल। तो हमें था तो कि नहीं अदा कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल ये फैसला PMLN का था और हमने इसके बावजूद कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारे कुछ एतराज़ात भी थे, लेकिन हमने इनके फैसले का एहतराम किया है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर अपोजिशन करनी है मुशर्रफ बाक़ियात के ख़िलाफ़, जिस तरह के हमने मिल के अपोजिशन की थी जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करनी है। लेकिन अगर शरीफ फैमिली के तमाम अफराद खामोश रहेंगे तो अपोजिशन का मामला मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, तो और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त नहीं देते सेहत,
नहीं जी, देखें अक्सरियत इनके पास है। हम बिलावल साहब का नाम बिल्कुल पेश नहीं करेंगे। जब हमें गवर्नमेंट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ऑफर की थी तो हमने रिफ्यूज़ किया था। पीपल्स पार्टी हमेशा एक प्रिंसिपल स्टांस के साथ रहती है और हम अब भी चाहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठा हो और हम इकट्ठे जद्दोजहद करेंगे। बात फैसला करना है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ की सेहत इजाज़त नहीं देती तो पार्लियामेंट्री लीडर वो रहें भले, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन बड़ा इस वक्त जितना आप जिस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है और हुकूमत का जिस तरह ये न्याजी राज जो है नाजी राज में तब्दील हो रहा है और जिस किस्म के इदारों की अब तो कत्लो गारत शुरू कर दी गई है तशद्दुद के साथ, और नैब का काला कानून है और उसके साथ साथ जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। इवन पंजाब के अंदर हमारे वर्कर हैं, गुजरांवाला डिवीज़न के प्रेसिडेंट दीवान शमीम, उन पे कातलाना हमला परसों किया गया है। तो इस तरह जो तरीक़ाकार ये फाशिस्ट गवर्नमेंट करने जा रही है उसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द अपोजिशन की ज़रूरत है। खामोशी के साथ अपोजिशन नहीं की जा सकती है। पिछली दफ़ा भी जनरल मुशर्रफ के दौर में शरीफ ख़ानदान सारा चला गया था बाहर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे अकेले अपोजिशन की थी। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे थे और आखिर तक हम लोग अपोजिशन करते रहे थे। तो हम उम्मीद करेंगे कि पीएमएलएन फौरी तौर पे फैसला करे उस मुशावरत में। वाले आमिर हसन साहब, अगर किसी भी रहनुमा से मुस्लिम लीग नून के सवाल किया जाए तो उनके पास कम से कम ये जवाब तो नहीं होता। कल भी परसों भी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं मालूम कर सकूं कि अगर वापस आ रहे हैं, सब लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि वापस आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे? यही सूरत हाल परेशान कुन है जिसपे हम चाहते हैं कि ये लोग फैसला करें, क्योंकि अपोजिशन लीडर का ओहदा इस वक्त बहुत, देखिए हम एक तरफ एतराज़ करते हैं कि जो कठपुतली वजीर आज़म है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते, लेकिन अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो फिर हमारा स्टांस कमजोर होता है अपोजिशन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीएमएलएन फौरी तौर पे अपोजिशन जमातों के साथ बैठेगी और हम लोग बाहमी मुशावरत के साथ मुझे उस्मा बुखारी साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिए। उस्मा साहिबा एतराज की बात कर रहे हैं, आमिर साहब तो वजीर आजम साहब खुद भी तो ये एतराज कर चुके हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नायबज़दा नहीं होना चाहिए। तो अब नैब के केसेस चल रहे हैं, यही वजह तो नहीं है नैब के केसेस चल रहे हैं वापस ना आने की? देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अगर नैब के केसेस की बात है तो वजीर आजम खुद भी नैबज़दा हैं, जिनकी इंक्वायरियां पेंडिंग हैं, हमारे वजीर दिफा के ऊपर हैं और बहुत सारे वजीर हैं जिनके ऊपर इंक्वायरियां पेंडिंग हैं, उनको तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं आमिर हसन साहब की एक दो बातों को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि ओहदों की जरूरत नहीं होती है अपोजिशन करने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब बड़ी अच्छी अपोजिशन कर रहे हैं और उनको पूरी सपोर्ट हासिल है हमारी पार्टी की तरफ से भी, और बल्कि ये भी आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमने अपना ऑफिस जो अपोजिशन लीडर का ऑफिस है वो भी आधा जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया है, क्योंकि हम मिलके जो है अपोजिशन करना चाहते हैं। सो इसलिए वो अपोजिशन लीडर बिल्कुल मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर रहेंगे, लेकिन ये हमारा फैसला है और हमारी पार्टी का फैसला है कि हम मुख्तलिफ पोजीशन से मुख्तलिफ सीनियर लोगों को लगा रहे हैं ताकि इससे हम जो है वो बेहतरी की तरफ मजबूत अपोजिशन की तरफ जाएं। इनका एतराज मैं नहीं समझती कि इस तरह से जायज़ है कि जी वो बोलते नहीं है फलाने ने, सारी पार्टी यहाँ मौजूद है और वो शहबाज शरीफ साहब भी बहुत जितनी तकरीरें उन्होंने की हैं इमरान खान के खिलाफ, जिसके ऊपर आपको मालूम है कि उन्होंने हाउस में आना छोड़ दिया था। वापस कब आ रहे हैं? 8 मई की डेट थी, अब बढ़ गया है टाइम, कब तक आएंगे वापस? जी उनके 2 टेस्ट जो है वो ड्यू है जी, एक 8 को है, एक गालिबन 12 तारीख को है, और इन टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद जैसे ही डॉक्टर्स उनको क्लियर करेंगे वो बिल्कुल वापस आएंगे। तारीख वगैरह है कुछ आपके पास? कितने दिनों में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कब तक वापस आ जाएंगे? नहीं किरण, मुझे क्या मालूम कि 8 और 12 को जो रिजल्ट्स आने हैं, टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी है, वो क्या आएंगी आपको शायद मालूम हो, मेरे पास तो रैप का नहीं है। तो जैसे ही वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, डॉक्टर जो रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वापस आएंगे। बजट इजलास में होंगे? उम्मीद है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद है, अभी आप इसको कंफर्म नहीं कर सकती हैं कि वो होंगे या नहीं होंगे। आमिर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस बात पे? जी देखिए, मैं उस्मा साहबा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो पार्लियामेंट्री उनकी एक तारीख है, एक अरसे से रुकने असम्बली हैं और समझती हैं सारे बिजनेस को। लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हों और वो जब चाहें खड़े हों तो उन्हें बात करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन ये बात दूसरे अगर कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद नहीं होगा, भले बिलावल साहब बड़ी एग्रेसिव कर रहे हैं अपोजिशन, दूसरे मेंबर्स भी, हम इनके ख्वाजा आसिफ साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद होते हैं, अयाज सादिक साहब मौजूद होते हैं, एहसन इकबाल साहब मौजूद होते हैं, पीपल्स पार्टी के सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लीडर ऑफ द अपोजिशन के कुछ ख़ास उनके इस्तेहकाक होता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को होता है उसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन को होता है।
अगर ये नशिस्त ज्यादा देर तक खाली पड़ी रहेगी तो ऑपोजिशन वीक होगी। हमारी ये दरखास्त है कि पीएमएलएन के साथ हम इत्तेहाद में हैं एज अपोजिशन पार्टी, हम लोग बैठे, हम फैसला करें। ये ज्यादा देर तक खाली नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती में रखे, उन्हें रखे। नहीं उस्मा साहब, हम सेहत के लिए तो हमेशा, हम तो मियाँ साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं। हम उधर गए हैं, हम उधर गए हैं, हम मियाँ साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं, मियाँ नवाज शरीफ के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत और सलामती दे। लेकिन कुछ ऑफिसेज होते हैं जिनका तकाजा होता है कि वहां पे मौजूदगी जरूरी है। और जब एक स्ट्रॉन्ग स्टांस आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में लें कि एक प्राइम मिनिस्टर भिगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंटेरियन, घोस्ट पार्लियामेंटेरियन है, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, हम इस चीज पे एतराज करें तो फिर हमारा लीडर भी मौजूद होना चाहिए जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। हम ये बात कर रहे हैं असूली तौर पे हमें बैठ के इसका फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। ये हुकूमत इस वक्त जिस तरह से पंजाब को चला रही है, पाकिस्तान को चला रही है, जब अगर आप हुकूमत को कह रहे होते हैं तो जिनके साथ आपका गठजोड़ इस वक्त चल रहा है, ऑपोजिशन चल रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, तो इस चीज को आप हदफ तनकीद बनाएंगे या फिर अभी मार्जिन देते जाएंगे कि ठीक है नहीं आ रहे हैं तो अभी सिचुएशन कमजोर हो रही है, हमारी हुकूमत की हमारी पोजीशन कमजोर हो रही है, बस यही चलता रहेगा, या फिर तनकीद भी होगी या फिर ये प्रेशर भी होगा कि वापस आना चाहिए? हमने तो नहीं किरण नाज साहबा, हमने असूली तौर पे ये बात की है। देखिए, हम कोई पहली दफ़ा हम और पीएमएलएन मिलकर ऑपोजिशन नहीं कर रहे हैं, हमने डिक्टेटर मुशर्रफ की भी ऑपोजिशन इकट्ठे की थी और हम यही चाहते हैं कि इस वक्त ये डिक्टेटर की शैतानी औलाद इस वक्त मुशर्रफ की मौजूद है, तो इसके खिलाफ भी हमें पूरी ताकत के साथ आना है, पूरे एग्रेसिव तरीके से आना है। तो हमें मिलकर ये फैसला करना है। मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ऑफिस ज्यादा देर तक हमें नहीं खाली रखना चाहिए। जी उस्मा साहिबा, अगर आपने मजबूत ऑपोजिशन करनी है और ऑपोजिशन लीडर अगर ज्यादा देर तक ओहदा खाली रहता है तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ जिसका जिक्र कर रहे हैं आमिर साहब? बार बार आमिर हसन साहब जो है वो मुशर्रफ की ऑपोजिशन का जो है वो जिक्र कर रहे हैं, तो उनको याद होना चाहिए कि उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो साहब भी मुल्क में नहीं थी और बरादरान जो है ये भी दोनों मुल्क में नहीं थे, और फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी और उनकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने बकाया एक फाइट लड़ी थी मुशर्रफ के खिलाफ और उसको जीता भी था। तो इसलिए आमिर हसन साहब ज्यादा परेशान ना हो, बहुत जल्द जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके। ये आप दोनों से मेरा सवाल है, उस्मा साहिबा आप पहले जवाब दे दीजिए, इस वक्त इस पोजीशन में है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सके? हम इस वक्त हम तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, इस वक्त हुकूमत जो है वो किस पोजीशन में है ये सबसे अहम सवाल है, और हम ही हैं अपोजिशन पार्टियां जो अभी तक इस हुकूमत को सहारा दिए हुए हैं, वरना जो इनके हालात हैं, जो माशी हालत कर दी है, जो आम आदमी की हालत है, जो चीखें इन्होंने निकलवाने का वादा किया था, जो इन्होंने पूरा कर दिया आम आदमी का, उस पे आम आदमी इनसे कितना तंग है। अभी बजट आने के बाद, IMF का मुआहदा होने के बाद इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, और आम आदमी जो है उसकी जबान हमें बनना होगा। हम बहुत देर तक इस हुकूमत को सहारा नहीं दे पाएंगे। आमिर साहब जी देखें, बात यह कि हुकूमत की अपनी नालायकियां और उसकी नकम्मापन तो वाजे होता जा रहा है। ये एक नायल हुकूमत है, इसकी पॉलिसीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा तनकीद इसके ऊपर है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का एक रोल बड़ा अहम होता है और इश्यूज़ को रेज करना होता है, और पार्लियामेंट्री अपोजिशन करना बड़ा एक टेक्निकल काम भी है, अहम काम भी है। हम पीपल्स पार्टी खड़ी है, PMLN भी हमारे साथ है, लेकिन इसके बावजूद देखिए हम अपनी पार्टी की आदतों का हमेशा दिफा करते हैं, लेकिन अगर शरीफ फैमिली लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन लीडर के हवाले से, चेयरमैन PAC के हवाले से आप लोग इस मामले पर अब दिफा वाली पोजीशन पर आ गए। आमिर साहब, वो चाहे आप बात करें, वो चाहे मुस्लिम लीग नून बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों साथ मौजूद थे, प्रोग्राम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ के हवाले से जो कि अब चेयरमैन PAC नहीं रहे हैं, और ऑपोजिशन लीडर के हवाले से भी आगे जाकर मालूम होगा कि कितने अरसे में वापस आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास तो फिलहाल इस बात का जवाब नहीं है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर टॉपिक्स की जानिब बढ़ेंगे, देखते रहिए 7 से 8। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, बूम बूम आफरीदी, जिनसे पूरा मुल्क, पूरी कौम बहुत प्यार करती है, जारहाना बैटिंग ही नहीं, अंदाज भी आपका जारहाना है, और इसी वजह से आप वजह शोहरत भी है ये आपकी। मैदान में रहकर आफरीदी साहब आपने बड़े बड़े छक्के चौके लगाए, लेकिन इस बार आपने धुआंधार तहरीरी इनिंग खेल दी है। आप बीती गेम चेंजर में आपने कई नाकाबिले यकीन और हैरान कुन शॉट्स लगाए,
साथी खिलाड़ियों क्या सीनियर खिलाड़ियों को भी आपने नहीं बख्शा है। जावेद मियांदाद जैसे लेजेंड बैट्समैन के लिए आपने ये बात लिख दी कि उनके बैटिंग स्टाइल से नफरत थी जावेद मियांदाद साहब की को आपके। 1999 में चेन्नई टेस्ट से पहले नेट प्रैक्टिस नहीं करने दिया आपको। मियांदाद को बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है मगर वो छोटे आदमी है। जावेद मियांदाद ने आफरीदी के दावे को रद्द कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये इस किताब में मौजूद है जिसका मैं तस्करा कर रही हूँ। जावेद मियांदाद साहब का रिएक्शन देख लीजिए पहले। होती है ना, बुक के अंदर हमेशा लोग जो चाहते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर मसाला दो तो फिर हो। आप ये कैसा सोच सकते हैं क्रिकेट में जी कोई बंदा सुबह खेल रहा है और उसको आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे जी? ऐसा तो कभी क्रिकेट में हुआ ही नहीं है ना। आज पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग जो है मेरी इज्जत करते हैं, मुझे इज्जत से देखते हैं। बेशक पाकिस्तान में सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं जावेद मियांदाद साहब। शाहिद आफरीदी ने वकार यूनुस को भी नहीं बख्शा है। लिखा है वकार यूनुस बदतरीन कोच और कप्तान थे, साथी खिलाड़ियों को भी निशाना बनाया है। लिखा है कि कान के कच्चे शुएब मलिक बुरे लोगों से बुरे मशवरे लेते हैं। शुएब मलिक कप्तानी के लिए फिट नहीं थे। मलिक को कप्तान और बट को नाइब कप्तान बनाना गलत इक़दाम था। शाहिद आफरीदी ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि सियासत, मुल्क की सियासत भी अपनी किताब में उस हवाले से भी उन्होंने राय दे दी है। इमरान खान साहब के लिए भी बात कर दी है, ज़रा सुनिए, देखिए। शाहिद आफरीदी, तुमने अगर तहरीक इंसाफ ना ज्वाइन की, तहरीक इंसाफ ना ज्वाइन की तो पुश्तूनों में नहीं रह सकोगे, अब शाहिद आफरीदी कहते हैं इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की मगर सवाल ये है क्या उनका अपना घर साफ है? क्या इमरान खान के साथी साफ हैं? क्या इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ साफ है? अगर आपका अपना घर साफ ना हो तो दूसरे पर चीखते अच्छे नहीं लगते। इमरान खान को नए खून और नौजवानों की ज़रूरत है। आफरीदी कह रहे हैं कि इमरान खान की दयानत पर कोई शुबा नहीं है लेकिन इमरान खान की टीम की अहलियत उन्हें परेशान करती है। साथ साथ शाहिद आफरीदी का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ जानते डिलीवर कैसे किया जाता है। मसला कश्मीर पर भी आफरीदी ने अपनी राय दी है। कह रहे हैं कि ना पाकिस्तानियों का और ना भारतीयों का, कश्मीर कश्मीरियों का है। ज़ाती ज़िंदगी पर बात करते हुए आफरीदी ने साफ कहा कि उनकी बेटियां क्रिकेट नहीं खेलेंगी। बतौर वालिद फैसला कर चुके हैं, बेटियों को तमाम इंडोर गेम्स खेलने की इजाज़त है। फैसला समाजी और मजहबी वजूहात की बिना पर किया है। आफरीदी के ख्यालात अपने क्रिकेट कैरियर को लेकर, सियासी मामलात को लेकर जो उन्होंने इंकशाफात अपनी किताब में किए हैं, बात करने के लिए मेरे साथ शुएब जट मौजूद हैं और सियासी मामलात पर जजिया लेने के लिए अदनान आदिल साहब मौजूद हैं। शुएब, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब में जारहाना अंदाज अपनाया है। काफ़ी दिनों से प्रमोशन हो रही थी उनकी किताब की, इस तरह की इनिंग की तवक्को थी इनसे? बिल्कुल ऐसी तवक्को थी क्योंकि आपने जब पब्लिशर जो चूज़ किया वो आपने इंडिया को चूज़ किया। देखें, जब आप कोई किताब लिख रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं लिख रहे होते और ख़ासतौर पे इस स्टेटस के जो खिलाड़ी होते हैं वो हर चीज़ जो है मार्केटिंग के पहलू से, प्रॉस्पेक्ट के को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन करते हैं। तो इंडियन पब्लिश डिमांड्स होती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी चाहिए। आप देखें, इससे पहले शुएब अख्तर ने किताब लिखी, चूज़ किया उन्होंने, तो राइटर भी इंडियन चूज़ किया था। इन्होंने पाकिस्तानी राइटर को लेके इंडियन पब्लिशर के साथ किताब लॉन्च की और ये किताब पहले इंडिया में लॉन्च हुई क्योंकि पब्लिशर वहाँ का था तो पहले किताब भी वहाँ पे लॉन्च हुई, तो पाकिस्तान में ये बाद में हुआ। अलबत्ता सरप्राइज़ ये है कि बाकी सब चीज़ें, वकार यूनुस के साथ उनके क्या ताल्लुकात रहे सबको पता है, शुएब मलिक के साथ उनकी अनबन रहती थी वो भी सबको पता है, लेकिन जावेद मियांदाद, आप देखें जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का रिस्पेक्टिव नेम है। मतलब हर कोई उनका नाम इज्जत से लेता है। उनके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि वो क्रिकेटर बड़े हैं लेकिन आदमी छोटे हैं, वे जेब नहीं देता। शाहिद आफरीदी हदें पार कर गए हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए या जितनी इस पर तनकीद की जाए वो कम होगी। बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि शाहिद आफरीदी किताब बेचने के लिए इस हद तक ये काम कर सकते हैं। ऐसा जावेद मियांदाद ने कहा है, खुद उन्होंने कहा है कि मसाला डालना होता है चीज़ों को बेचने के लिए, तो ये मसाला डाला है। लेकिन शुएब, जैसे आपने कहा कि शोहरत के लिए, बिजनेस के लिए फिर इस तरह के कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे टैक्टिक्स के आप अपने सीनियर्स की इज्जत या फिर आप अपने मुल्क की इज्जत ही दाव पर लगा दें और इतना सीनियर खुद खिलाड़ी, इतना बड़ा हीरो अपने हीरो का एहतराम नहीं कर रहा तो फिर वो आगे अपने जूनियर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी ने सियासी मैदान में भी खूब स्ट्रोक्स लगाए हैं अदनान साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम को हदफ बनाया शाहिद आफरीदी साहब ने। जी, जिस तरह शाहिद आफरीदी को अपनी शॉट्स पे कंट्रोल नहीं था, उन्हें अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल नहीं है। वो शॉट छक्का मारते मारते कैच आउट हो जाते थे।
अब देखिए कि मुझे लगता है उनकी जो मूवमेंट है और जिस तरह वो बयानात देते रहते हैं गाहे बगाहे, कि उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो भी सियासत में आएँ, लेकिन वो मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हैं। पहले वो नवाज शरीफ से काफ़ी क्लोज़ होने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की, आपने बहुत सी तस्वीरें भी उनकी नवाज शरीफ के साथ दिखाई, और अभी उसमें एक किताब में भी नवाज शरीफ की उन्होंने तारीफ़ की है। अब उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की है, अजीब सी तनकीद है कि वो दयानतदार आदमी है। भाई पाकिस्तान सियासत जो है इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, जो जिस तरह के लोग अवेलेबल हैं उनके साथ ही सियासत की जाएगी, कोई फरिश्तों के साथ तो सियासत नहीं की जा सकती। ऐसे आइडियल लोग कहाँ से लाए जाएं? ये इमरान खान साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी काबीना में जिस पे भी इल्ज़ाम हुआ उसको मुस्तफ़ी होना पड़ा, चाहे वो बाबर एवान हो, चाहे आज़म सवाती हो। जब तक वो क्लियर नहीं हो गया, कोई शख्स वो टीम में वापस नहीं आया। तो शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो जिस किस्म के वाइल्ड एलिगेशंस लगाते हैं, मेरा ख्याल है किसी दिन उन पर कोई हद के इज्जत का मुकदमा ज़रूर करेगा। और जावेद मियाँदाद साहब के बारे में जो कुछ कहा वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। आप अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरों का कद नीचा करने की कोशिश करते हैं। उनके भी बहुत सी किस्से कहानियाँ हैं शाहिद आफरीदी के, जो उनके कोलीग्स को मालूम है। अगर कभी वो किताब में लिख दिए जाएं तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। आपने देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया में गेंद चबाते हुए पकड़े गए थे, और फिर एक नस्वार की भी वीडियो उनकी नस्वार खाते हुए भी आ गई थी। और इस तरह के बहुत से वाक़या, एक जहाज़ में कुछ वाक़या हो गया था, गैर अखलाकी किस्म की बात हुई थी, उस पर भी। तो अब देखिए सलमान भट्ट हैं, सलमान भट्ट सिंह का तो ज़ाती मसला है। ये जब इंग्लैंड गए, पहले ही टेस्ट हार गए, तो फ़ौरन वापस पाकिस्तान आ गए, तो अगले टेस्ट में कप्तानी जो है सलमान भट्ट को दे दी गई, और वो सलमान भट्ट बहुत अच्छी तरह वो मैच जीत गए। तो उस वक्त से इनकी सलमान भट्ट से एक वो है। अब ये कहते हैं कि वो कभी क्रिकेट में वापस ही ना आए, डोमेस्टिक क्रिकेट भी ना खेले। आमिर के बारे में भी यही कहते हैं। तो शाहिद आफरीदी को किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अदनान साहब मसला ये है कि शाहिद आफरीदी के जितने आप इससे बता रहे हैं, इस तरह की फुलझड़ियां वो छोड़ते आए हैं। पिछले कुछ दिनों में तो हमने बहुत सारे ऐसे मामला देखे, आपने 2-3 वाक़यात का खुद भी जिक्र किया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हमने देखे। कभी बैरून मुल्क होते हैं तो इंडिया में होते हैं तो कहते हैं इंडिया के लोगों से उनको प्यार ज़्यादा मिला है, यहाँ के सहाफ़ियों से बदतमीज़ियाँ वो कर रहे होते हैं, ख़बरों में रहने का शायद उनको शौक़, और समझ नहीं आता कि एक शख्स जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मशहूर है वो शोहरत के लिए इस तरह के काम करना। और फिर शुएब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये कि आपने अपना टाइम पूरा किया, आपने अपना ज़बरदस्त करियर जिस तरह का भी गुजारा, ज़बरदस्त करियर आपने अपना गुजारा, उसके बाद ये पिंडोरा बॉक्स लेकर बैठ जाना, अपने सीनियर्स की इस तरह से एक तरीके से छोटा आदमी कहकर आपने अपने कद को छोटा करने की कोशिश की है, जिस तरह की बातें उन्होंने की है, ये सब कुछ करियर खत्म होने के बाद ही क्यों सामने आता है? किरण, मेरे ख्याल से ज़बरदस्त करियर को ज़बरदस्ती करियर कह दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि स्टैट्स अगर देखें 300 मैचेस के बाद जो उनकी परफॉर्मेंसेज है तो फिर आप कहेंगे वाकई ज़बरदस्ती का कैरियर था। हाँ, ज़बरदस्ती का कैरियर था। बिल्कुल, आप अदनान साहब भी सही बात कर रहे हैं। 90s में अगर चले जाएँ तो लाहौर के एक होटल में जो है वो रेड हुआ था, वहाँ से हसन रजा भी थे और ये भी थे, बाकी खिलाड़ी भी थे, उसका जिक्र नहीं है। इनका और मिसबाउल हक का जो अफेयर क्रिकेट के दौरान रहा है, कप्तानी को लेके आपको पता है कैसी कैसी खबरें आती थी, साजिशों को लेके, वो उसका जिक्र नहीं है। तो ईमानदारी से अगर हम बात करें तो बुक ईमानदारी से नहीं लिखवाई गई। शाहिद आफरीदी ने बहुत सारी चीज़ों को ड्रामेटाइज करने की कोशिश की है। अभी तो हम जैसे जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हम जो है वो हैरत के समंदर में गौते खा रहे हैं कि ये क्या शाहिद आफरीदी करने जा रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। मेरी समझ में सिर्फ ये आता है ये गिमिक्स है सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक को सेल करने की। अगर आप बात करें माजी में भी, मैंने जिस तरह शुएब अख्तर की बात की, उन्होंने क्रिकेटिंग बात की, उन्होंने शुएब ये तो आप कह रहे हैं कि बदनीयती, मतलब नीयत नहीं अच्छी दिखाई दे रही किताब लिखने में, या फिर इसको बेचने का ये तरीका अपनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ फैक्ट्स, स्कोर्स, उसकी भी तो बहुत गलतियां हैं किताब में। बिल्कुल, वो तो हमेशा से ही रही हैं। और सबसे बड़ी गलती का जिन्होंने एतराफ़ किया है, देखें किताब जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे शाहिद आफरीदी को कोट किया जाता है कि जब उन्होंने पहला वनडे खेला था तो उनकी उम्र 16 साल नहीं थी, 19 साल थी। मतलब एक बुक के सरवक्त से जब उसका आगाज़ हो रहा है तो वो बता रहे हैं कि झूठ से आगाज़ हो रहा है, एक झूठ का वो एतराफ़ कर रहे हैं। अब बाकी जो आगे आगे लिखते जा रहे हैं, अब क्या पता जब अगली कोई किताब लिखें, कोई दूसरा वॉल्यूम इसका लिखें तो कहेंगे जी वो जो पीछे था वो ऐसे नहीं थे, असल फैक्ट्स ऐसे थे। आगे जाके आपको ये भी सुनने को मिल सकता है। और शाहिद आफरीदी यूटर्न्स लेने के माहिर हैं। माजी अगर हम बात करें सलमान भट्ट की, अब देखें ना, एक ही जुर्म है सलमान भट्ट का, एक ही जुर्म है मोहम्मद आमिर का। सलमान भट्ट पे वो कहते हैं कि क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दो, मोहम्मद आमिर को यही शाहिद आफरीदी लेकर आए थे। इन्हीं शाहिद आफरीदी ने बाकायदा मीडिया में स्टेटमेंट्स दी थी कि हमें, क्योंकि ये कैप्टन थे, कि हमें जो है वो आमिर जैसा बॉलर चाहिए, उससे गलती हो गई। गलती सलमान भट्ट से भी हुई, गलती उनसे भी हुई। तो जहां इनका फायदा होगा वो शख्स सही है, जहां इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएटर होगा या इनकी उससे राइवलरी होगी। सियासी मामलात पर भी तो कोई फायदा मद्देनजर रखते हुए बात नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि आपको नए खून की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है।
अदनान साहब लेकिन किरण अब वो नए नहीं रहे, मतलब नया खून नहीं रहा, क्योंकि अगर उनकी इस एज को देखें जो बुक से आए तो 42 साल के हो गए। तो फिर अदनान साहब आप ये ऑफर का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से? किस मेरा ख्याल है जिस किस्म की बातें ये अब कर चुके हैं इमरान खान साहब, इनको कोई ऑफर नहीं करेंगे। उनकी अपनी बहुत ईगो है और इस तरह जावेद मियादाद के खिलाफ बात करना और इमरान खान और वक़ार यूनुस, इमरान खान नहीं चाहेंगे कि वो क्रिकेट के बाकी खिलाड़ियों में अनपॉपुलर हों, इनको ज़्यादा लिफ्ट करा के। असल में मसला ये है कि शोहरत का इतना नशा हो जाता है आदमी को और पैसों का कि उसके बगैर रह नहीं पाता है। तो इसलिए अब वो एक किताब लिख के फिर इन्हें सोचना चाहिए था इंडिया से क्यों छपवा रहे हैं। अभी तो हमारी जंग होते होते रह गई है, उनसे बहुत सख्त क्लैश हुआ है। आपको शर्म नहीं आती? आप एक दुश्मन मुल्क में चले जाते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कि वहाँ पे जाके किताब छपवा लें। अगर शाहिद आफरीदी साहब ये समझते हैं कि जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो उनके लवर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो शायद उनकी ये किताब पर और ज्यादा उनके करीब हो जाएंगे, तो शाहिद आफरीदी साहब ये बात अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के आपने वर्ड्स लिखे हैं आपने अपने कद को मजीद बात करके छोटा किया है।